Okay, students. So now next topic of this chapter is there are three topics. First is Pauli exclusion principle. Second is Hund's rule of maximum multiplicity, and third is electronic configuration of atom. After principle. This is the most important topic of this chapter. एक तरीके से कह लीजिए कि आपकी आगे की केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है पूरी की पूरी। तो ये तीन लॉ हैं, दो तो बहुत आसान है, ये भी काफी आसान है, समझने की बात है, आपकी समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा। और पूरी केमिस्ट्री आगे की आपकी सारे चैप्टर इसी पर डिपेंड है। तो पहला टॉपिक है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वांटम नंबर्स बताए थे। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के पूरे एड्रेस की जानकारी देते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से सेल, किस सबसेल, किस ऑर्बिटल और किस डायरेक्शन में है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी एटम में अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर हमारी 3 वैल्यूज सेम हो जाती हैं तो डेफिनेटली चौथी जो वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू, वो डेफिनेटली अलग होगी। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज आप हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। हम इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, ये कॉन्फ़िगरेशन ही सिखाया जाएगा आपको इधर। यहाँ 1s2 आता है, s में 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे ऐसे। तो अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम n की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पहली सेल में है, तो n की वैल्यू इसके लिए भी 1 आएगी, n की वैल्यू इसके लिए भी 1 रहेगी। l की वैल्यू s सब सेल है तो यहां भी 0 आएगी, यहां भी 0 आएगी। लास्ट यूनिट में हमने आपको प्रिंसिपल ये क्वांटम नंबर्स निकालने बताई थी। जब l 0 है तो m की वैल्यू ऑलरेडी 0 होगी, क्योंकि m होता है -L2 + L विद 0। तो l 0 है तो m तो 0 ही होगा, तो इधर भी 0 होगा। 0 का मतलब एक ऑर्बिटल है ये, ठीक है, सिंगल डिजिट है ना, तो एक ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल में ये एक ऑर्बिटल आया हमारा, इसमें एक इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू हमारी +½ रहेगी और इस वाले के लिए -½ तो हमारी 3 वैल्यू तो सेम आई, n l m की दोनों के लिए, लेकिन फोर्थ वाली हमारी अलग हो जाती है, s की वैल्यू हमारी अलग हो जाएगी। अब आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। आप कहोगे कि सर ये अपोजिट डायरेक्शन के थे दोनों, तो s की वैल्यू अलग आनी थी। कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। हमने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। अब आप दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लीजिए जिनकी डायरेक्शन सेम हो। सपोज आप 2p2 के ले लीजिए, p में यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हंट्स रूल ये कहता है कि इस तरीके से फिल होंगे एक एक करके। एक ही ऑर्बिटल में 2 नहीं आएंगे, पहले अनपेयर्ड रहेंगे मैक्सिमम। जब वो अनपेयर्ड नहीं हो सकते तो फिर वो पेयर्ड होना शुरू होंगे। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम n निकालते हैं तो हमारा 2 आएगा, इसके लिए भी n2 आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है। l की वैल्यू इसके लिए भी 1 आएगी, इसके लिए भी 1 आएगी, क्योंकि दोनों के दोनों p सब सेल में है। लेकिन m की वैल्यू, ये वाला जब l की वैल्यू 1 है तो m की 3 वैल्यू हो सकती है, -1 0 +1 -L2 + L विद 0। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो m की वैल्यू -1 रहेगी और इस वाले के लिए 0। s की सेम आ जाएगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहां क्या हुआ, यहां n l s सेम है लेकिन m डिफरेंट है। तो यही है कि no 2 electrons within the same atom can have the same value for all the 4 quantum numbers। चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू किसी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकती। 3 अगर हो भी गई तो 4 डेफिनेटली अलग होगी हमारी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने एक एक करके फिल करे, एक में ही 2 नहीं करे। यही बताया था बस हंट्स ने कि ऑर्बिटल में जो सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, s सबसेल में 1 ऑर्बिटल होगा, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, d सबसेल में 5 होंगे और f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। कि किसी ऑर्बिटल में सबसेल के जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं मैक्सिमम। जब वो हमारे सामने पेयर्ड करने की कंडीशन नहीं रहती, अनपेयर्ड करने की कंडीशन नहीं रहती, तो फिर वो पेयर्ड होना शुरू हो जाते हैं। यही है, एज फार एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in the orbital of a given subcell is maximum, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा रहे और एक ही डायरेक्शन में रहे, and that the unpaired electron have parallel spin। For example, p सबसेल हमारा ये जैसे p है, अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो p सबसेल में हमारे 3 ऑर्बिटल है, 1 ऐसे फिल होगा, 2 है, 2
तो जैसे ये फिल करे हमने 3 ऑर्बिटल में 2 कैसे फिल होंगे, इस तरीके से होंगे बस, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे और उनकी डायरेक्शन सेम रहे। 3 तो 3 ऑर्बिटल हमारे पास है, 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऐसे फिल होंगे, 3 अनपेयर्ड है यहाँ। अब 4 p में अगर 4 आ गए तो ऑर्बिटल तो हमारे पास 3 है, इलेक्ट्रॉन 4 है तो 1 2 3, अब आगे कोई खाली ऑर्बिटल नहीं बचा तो ये यहां से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। 5 में हमारे 3 ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 और 6 अगर है तो 3 ऑर्बिटल हमारे पास है, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। तो ये हंट्स रूल हमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सिखाता है कि इलेक्ट्रॉन आपके सबसेल में किस तरीके से फील होंगे। सपोज आपको कहा गया है D7, हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D7, तो D में आप कितने ऑर्बिटल बनाते हैं, D में कितने ऑर्बिटल होंगे D सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन 7 है हमारे पास, तो फील्ड कैसे होंगे 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होता है हमारा हंट्स रूल। अब लास्ट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जैसे क्लोरीन का में 17 है वही एटॉमिक नंबर, तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 17 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, किस सेल में, किस सब सेल में, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और उन्हीं से भी हमें इसकी रिएक्टिविटी का पता चलेगा क्लोरीन का। उसी से हमें फिर उनकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जिससे वैलेंसी पता लगेगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह पता चलेंगी। तो हर एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी हम सब फिर उसी से फाइंड कर सकते हैं। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये आफ्बा प्रिंसिपल की हेल्प से किया जाता है। आफ्बा प्रिंसिपल, ये आफ्बा कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है बनाना, टू बिल्ड अप। इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, और इसकी हेल्प से आप एटॉमिक नंबर 1, सबसे कम हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन से स्टार्ट करके आप 118 जितने एलिमेंट हैं किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कैसे करते हैं इसमें, इसका एक डायग्राम होता है आफ्बा प्रिंसिपल का। 118 एलिमेंट्स अब तक पता है, उन 118 एलिमेंट्स का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो मैक्सिमम 7 सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, क्योंकि उन सेल्स के अंदर सब सेल होती है। तो हम 7 तक के नंबर्स लिखते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7। पहली सेल में ये सेल आ जाते हैं हमारे, ऑर्बिट कहते हैं जिन्हें। फिर इनमें सब सेल, पहली में केवल एक सब सेल होता है S। पहली में एक सब सेल इसलिए होता है क्योंकि S सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और पहली सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। आपने क्लास 9 में पढ़ा था बोर बरी के अकॉर्डिंग 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन यहाँ नंबर ऑफ सेल है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, दूसरी में 2 × 2 का स्क्वायर 8, थर्ड में 3 का स्क्वायर 18, फोर्थ में 4 का स्क्वायर 32। ठीक है, यही तक बता पाए थे वो। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेल में। अब पहली सेल में केवल एक ही सब सेल पॉसिबल होगा S, क्योंकि S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और सेकंड सेल में क्योंकि एक 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ 2 सब सेल पॉसिबल होंगी S और P, क्योंकि एक ऑर्बिटल यहाँ होता है, 3 ऑर्बिटल इसके पास होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे। थर्ड में 18 होते हैं, तो 3 सब सेल पॉसिबल होंगी S P एंड D, 3S 3P 3D। ठीक है, एक ऑर्बिटल यहाँ, 3 ऑर्बिटल यहाँ, 5 ऑर्बिटल यहाँ पर है। फिर फोर्थ में 32 है, तो एक सब सेल और बढ़ जाएगा, 4S 4P 4D एंड 4F। उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हमारे पास 4 ही सब सेल रहेंगे, 4 5S 5P 5D 5F। फिर घटने शुरू हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे S P D, और फिर 2 रह जाएंगे S और P। ये हमने सेल एंड सब सेल लिख लिया ब्रैकेट। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर, जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन करा था, ऑर्डर कैसे निकलता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्डर निकलता है वो भी एक तरीके से समझिए आप कि क्वांटम नंबर की हेल्प से ही निकलता है। क्वांटम नंबर की हेल्प से कैसे, ये मैं इधर का रफ कर देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्वांटम नंबर की हेल्प से कैसे निकलता है, एक n+l रूल होता है, n+l रूल। इस n+l रूल से इनकी एनर्जी निकालते हैं।
n प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए कम आएगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आएगी इनमें उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होंगे। मतलब जब जिसमें सबसे कम एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे, जब वो फिल हो जाएगा तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में जाएंगे, अगले सब सेल में जाएंगे। तो n प्लस एल रूल क्या है, जैसे सपोज 1s n l और यहां टोटल लिखिए आप। 1s के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू s है ना 0, टोटल आया 1। 2s के लिए n की वैल्यू ये n होता है नंबर ऑफ सेल, सब सेल s है तो l 0 हो जाएगा, टोटल आया 2। 2p के लिए निकाल लीजिए, 2 और l की वैल्यू p है ना यहाँ, तो l की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टोटल कितना है 3। 3s के लिए निकालते हैं, एक करके सब के लिए निकाल लेते हैं। n 3 है s है यहाँ, तो l 0 हो जाएगा, टोटल 3 आया। फिर उसके बाद 3p 3 1 टोटल 4, इस तरीके से निकाल लेते हैं। फिर 3d 3 2 टोटल कितना है 5। फिर 4s पर आ जाइए आप, 4 0 एंड 4। तो इस तरीके से हम टोटल निकाल लेते हैं, जिसका टोटल सबसे कम आया। किसका है सबसे कम? अगर इन्हें की बात की जाए तो 1s का, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है 1s की, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहला है। इलेक्ट्रॉन जब भरने शुरू होंगे सबसे पहले 1s में, उसके बाद 2s में, ठीक है। उसके बाद अब इनकी दोनों की सेम है 3 3, तो इन दोनों में किसकी एनर्जी कम होगी? जिसके लिए n की वैल्यू कम है। इसके लिए n की वैल्यू 2 है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है, किसके लिए कम है? 2p के लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 2p, और फिर किस में जाएंगे? 3s, फिर 4 3p। अब यहां पे देखिए आप 3p के भी 4 है और 4s के 4 है, तो इसके बाद 4s में जाएंगे, 3p में चले जाएंगे पहले क्योंकि n की वैल्यू कम है, ठीक है। फिर उसके बाद 3d में, तो हमारा ये ऑर्डर निकलता चला जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारे एरो लगते चले जाते हैं। तो ये ऑर्डर निकल जाएगा एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां है? 1s में। ज्यादा करो आप इसकी टेल पकड़ लीजिए और ये आप इससे मिला दीजिए ऐसे, यहां पर इनको सबको आप एक बना दो, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी किसकी आई हमारी? 1s की, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है n प्लस एल रूल की, तो हम एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं। सबसे कम एनर्जी आई हमारी 1s की, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे, उससे ज्यादा 2s के बाद आएंगे हमारे किसमें? 2p के बाद 3s के बाद 3p 4s 3d 4p 5s, तो इस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p, इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, लास्ट तक पहुंच जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन हमारे इस ऑर्डर में आएंगे। हम जैसे हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। 1 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां से भरना शुरू होगा, सबसे पहले 1s में जाएगा। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहां तो 1 ही है, तो बस 1 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, 2 हीलियम 2 एटॉमिक नंबर है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी वही यहीं से भरने शुरू होंगे, 1s में आ जाएंगे 2 के 2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14। अब जैसे 3 है, एक और प्लस कर दो 3, लिथियम का होता है, अब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 1s फुल हो गया। 1s के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? 2s में, यहां लगा देंगे कोमा, 2s में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हमारा। अब जैसे मान लीजिए आप 11 ले लो सीधा, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है, किस तरीके से फिल होंगे? यहां से भरने शुरू होंगे, पहले 1s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन कोमा, क्योंकि s में तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, हमारे पास 11 है, अभी तो बहुत सारे बचे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो फिर 2s में जाएंगे बाकी बचे हुए। फिर इसमें तो 2 ही आ सकते हैं, 2 ही कमरे खाली हैं इसके पास, 9 लोग थे, सबको अलग अलग रहना है, कहाँ जाएंगे बाकी बचे हुए? 2p में जाएंगे। अब 2p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6, क्योंकि वहां 3 कमरे हैं और वहां पर एक कमरे में 2 आदमी रह सकते हैं, तो वहां 2p 6 हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे? 10, फिर कितने? 11, बचा हुआ कितने? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 2p के बाद किस में आ जाएगा? वो
3s में आ जाएगा। अब सपोज 19 है, पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन्स है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1s में 2, 2s में 2, 2p में मैक्सिमम कितने 6, 3s में मैक्सिमम कितने 2, कितने फिल हुए 2, 4, 10, 12 हैं कितने 19, 7 बच रहे हैं अभी। तो 3s के बाद किस में आएंगे 3p में, 3p में तो 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, है तो ये 7, तो p में 6 के 6 आ गए, तो एक आएगा 4s। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब जैसे सपोज 30 है Zn का हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 30 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक तो ऐसे ही। फिर 4s में भी 2 आ जाएंगे पूरे, 4s के बाद यहाँ तक कितने हुए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 20 हैं कितने 30, 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 3d में आ जाता है, 4s के बाद आता है नंबर 3d का। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 10 के 10 यहाँ आ जाएंगे 3d 10। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन से शुरुआत करके और किसी भी 118 एलिमेंट तक का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी आते हैं। एक्सेप्शनल कैसे, जैसे 24 क्रोमियम एलिमेंट है, क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अगर 24 का इस रूल के अकॉर्डिंग, तो कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहां तक कितने फिल हुए हमारे 20, 24 है। 4s के बाद किसका नंबर आता है 3d का, 3d में आ जाने चाहिए 4 के 4, क्योंकि d में तो मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। लेकिन ये इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, एक गलत कॉन्फ़िगरेशन है इसका। इसका जो सही कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 2 की जगह 1, और वो इलेक्ट्रॉन एक इधर बढ़ जाएगा 3d 5 हो जाएगा। ये इसका सही कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रखना है। अब होता क्यों है ऐसा, ये ऐसा होता है हंस रूल के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि जब यहाँ 4s2 था, ये s के में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो वो फुल फील्ड कहलाता है। सपोज हमारे पास ये p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, ये अगर ऐसे है तो ये हाफ फील्ड कहलाएगा, तीनों में एक है, तीनों में 2-2 है तो ये फुल फील्ड कहलाएगा। और अगर सपोज हमारे पास इस तरीके से ही तो ये इनकम्प्लीट हो जाता है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड मोर स्टेबल होते हैं। तो हम अगर हो सकता है तो उन्हें मोर स्टेबल करते हैं, फुल फील्ड या हाफ फील्ड करते हैं अगर पॉसिबल हो। तो यहाँ पे पॉसिबल है, हम s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, d में 4 थे, d में होते हैं 5 ऑर्बिटल। जब 4 इलेक्ट्रॉन थे तो ऐसे फील्ड होते हैं, ये एक रह गया था खाली, इसकी वजह से ये अनस्टेबल हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर यहाँ से और इधर डाल दिया, तो इसमें सब में एक एक हो जाते हैं, इसमें भी एक, इसमें 2 होंगे तो ये फुल फील्ड होगा, एक होगा तो ये हाफ फील्ड होगा, दोनों कंडीशन में स्टेबल होगा। और अब ये हाफ फील्ड बन गया, ये स्टेबल हो जाता है, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन ये लिया जाएगा। सेम कंडीशन आती है हमारी 29 कॉपर, 29 का कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो जैसे 30 का हमारा ये आया था, तो 29 में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम, 3d 9 हो जाना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 9 होना चाहिए। लेकिन ये भी गलत है, यहाँ 4s2 की 3d 9 की जगह क्या होगा, 4s2 में वही कि s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और d के 9 ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरीके से फील्ड होंगे, अकेला रह जाता है, यहाँ अनस्टेबल हो गया। अगर हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डाल दें तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये फिर भी स्टेबल रहेगा। तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d 10 हो जाता है। और ये एक्सेप्शनल केस केवल ये 2 ही नहीं है, 24, 29, ये 24 पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में आते हैं, ठीक है, और 29 पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में आते हैं, तो 24 6th ग्रुप में आता है, 6th ग्रुप के हर एक एलिमेंट में ऐसे ही कंडीशन होगी। और 29 हमारा जो है वो 11 ग्रुप में आता है, तो उसके हर एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है हर एक में यही कंडीशन अप्लाई होती है। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड कैटायन एनायन का कॉन्फ़िगरेशन, सपोज Na का तो ये हुआ, आपको कहा Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन, तो पॉजिटिव आयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा कम होगा, आउटर मोस्ट सेल से। यहाँ आउटर मोस्ट सेल ये है 3s1, आउटर मोस्ट इसलिए नहीं है कि ये सबसे बाद में लिखा इसलिए आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट इसलिए क्योंकि थर्ड सेल सबसे बड़ी है। जैसे यहाँ आ जाओ आप जिंक पर,
चलिए पहले देखिए +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से कम हो जाएगा 3s में 0 हो जाएंगे, अन्य पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन हो जाएगा। सपोज आपको k पॉजिटिव का करना है तो आपने k का किया था 19 का ये था, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो 4s में से कम होगा। 4s में से इसलिए कम नहीं होगा, 4 सबसे बाद में था, 4s में से इसलिए कम होगा क्योंकि सबसे बड़ी सेल यहाँ 4 थी, 1 2 2 3 3 4, इसलिए वहां से कम होगा। जैसे Zn है, अगर Zn पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाए, इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दें। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम नहीं होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होंगे। आउटर मोस्ट सेल ये है, एनर्जी कम थी इसकी, इलेक्ट्रॉन पहले आ गए इसमें, लेकिन आउटर मोस्ट है 4th, 3rd सेल बाद में आएगी, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये कम होंगे, 4s 0 हो जाएगा। जैसे सपोज ये Cr के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो पहले यहाँ से कम होगा, 4s 0 हो जाएगा, यहाँ 3d 3 हो जाएगा। उसी हिसाब से फिर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बताए जा सकते हैं। और जिसके ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है तो वो एलिमेंट्स हमारे डाईमैग्नेटिक होंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एटम का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है तो आगे आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बेटा।